टॉपिक हमारा क्या क्या बचा हुआ है? ज़्यादा तो है नहीं। वो वोकैबलरी छोड़ के वो मुझे पता है। क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन टैग, यही तो टॉपिक है ना। सिंटैक्स, एडवर्ब तो आज खत्म कर दूंगा। एडवर्ब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बचा था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दो टॉपिक है, क्लोज टेस्ट और क्वेश्चन टैग, इसी दो को खत्म करने के बाद और वोकैबलरी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। और एक PQR के अंदर एक S1 और S6 वाला आता है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। ई लेटर चल रहा था। चलो, पहला वर्ड है हमारा एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है क्षणिक। एफिमरल का मतलब होता है जो टेम्पररी हो, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, जो थोड़ी देर के लिए हो, उसे ही कहते हैं एफिमरल। यानी जो ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, थोड़ी देर के लिए जो चीजें हैं, यानी थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा, उसी चीज को कहते हैं एफिमरल। अब एफिमरल को याद करने का तरीका है अफीम से। अफीम दिख रहा है इसमें। अफीम का जो नशा होता है जीवन भर तो रहेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए होता, अब जो लेता होगा उसको पता होगा। यानी अफीम का नशा क्या होता है? अफीमरल होता है। यानी अफीम करने वाले जो लोग होते हैं वो अफीम का नशा करते हैं, तो वो नशा कितने देर के लिए है? थोड़ी देर के लिए है। तो अफीमरल का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जो टेम्पररी हो, उसे कहते हैं अफीमरल। तो याद रहेगा, तो अफीमरल, अफीम, अफीम का नशा टेम्पररी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे समाप्त हो जाना। यानी कोई भी चीज जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे ही कहते हैं इरोड हो गया। इरोड का मतलब हो गया धीरे धीरे कोई भी चीज नष्ट हो जाना। इरोड को याद करो इरोड से, यानी कोई भी रोड। यहां पे देख लो आसपास, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अच्छी रोड हो तो कोई बात तो है नहीं, लेकिन जो बुरी रोड होती है, थोड़ी सी टूटी फूटी सी हो, तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में या कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे बन गया है तब तो फिर ठीक है, लेकिन कई रोड ऐसे होते हैं कि वो अगर खत्म होने को आए तो फिर धीरे 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 क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो वही है इरोड। तो इरोड को याद कर लो ई रोड से, कि रोड जो है क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा, यानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाना। यानी कोई भी चीज धीरे धीरे से खत्म होती है उसे कहते हैं इरोड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इवैनिसेंट। इवैनिसेंट का मतलब ही वही होता है जो एफिमरल का मतलब है। इवैनिसेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में गायब हो जाना, वो थोड़ी देर के लिए है। ये ऐसी चीजें है जो थोड़ी देर के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, यानी वो दिखता नहीं है। यहां पर है इवैनिसेंट, जो थोड़ी देर, ये खास करके इसका भी यूज बोला ना मैं, एफिमरल का सिनोनिम है ये। देखो सिनोनिम में लिखा है टेम्पररी, यानी थोड़ी देर के लिए है, वही कहलाता है इवैनिसेंट। अब इवैनिसेंट को याद करो, देखो यहां पर है ईवा और यहां पर है सेंट। यानी ईवा एक सेंट आता है और वो क्या हो जाता है? थोड़ी देर में गायब। यानी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा बताए गए हर एक चीज, जो जितने भी चीजें हैं वो एक काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। तो वही है आपका इवैनिसेंट। इवैनिसेंट का मतलब होता है जो थोड़ी देर में गायब हो जाए। तो वही है ईवा का सेंट। यानी ईवा का सेंट क्या होता है? इवैनिसेंट होता है, थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो इवैनिसेंट, ईवा का सेंट। यानी ईवा का सेंट क्या होता है? थोड़ी देर में गायब। अफीम का नशा क्या हो जाता है? थोड़ी देर में गायब, क्षणिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है जरूरत, यानी किसी चीज का मतलब बहुत ज्यादा जरूरत हो। खास करके इसका सीधा मतलब समझ लो इमरजेंसी, यानी जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है, वही कहलाता है एक्सीजेंसी। तो एक्सीजेंसी में याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। एक्सीजेंसी साउंड लाइक इमरजेंसी, यानी एक्सीजेंसी साउंड खुद ही कर रहा है ये इमरजेंसी के जैसा, यानी एक्सीजेंसी इमरजेंसी, जरूरत। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बड़े मात्रा में प्रस्थान करना, यानी किसी भी चीज का एक ह्यूज क्वांटिटी में, एक ह्यूज नंबर में, कोई भी, देखो खास करके यूज होता है पलायन, समझते हो? पलायन कर जाना। जैसे कोविड, माइग्रेशन दूसरी चीज हो गई, हाँ वो भी है, उसमें उसी के टर्म में आएगा, लेकिन यहां पर माइग्रेशन शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा इससे ज्यादा अपर बना देना होगा। जैसे देखो अभी कुछ साल पहले जब कोविड-19 आया था, तो मुंबई से, दिल्ली से बहुत सारे बड़े मात्रा में लोग आते थे। तो ऐसा तो नहीं माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए। माइग्रेंट का मतलब होता है कि जो एक देश से दूसरे देश में चला जाता है,
इसीलिए इसका टोन थोड़ा ऊपर का है, ये एक्सोडस थोड़ा टोन नीचे का है। यानी किसी भी, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे जोशीमठ है, तो जोशीमठ की हालत अभी आप सबको पता है, वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करा जा रहा है। अब वहां के लोग जो एक ह्यूज नंबर में एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, वहां माइग्रेशन कहोगे कि एक्सोडस कहोगे? एक्सोडस होगा, ना कि माइग्रेंट तो होगा नहीं। तो यही होता है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कि एक बड़े नंबर में, अब 4-5, ये नहीं कि 4-5 लोग जा, देखो एक्सोडस जा रहा है, नहीं, 4-5 लोग नहीं। आप कोविड-19 के दिनों को याद कर सकते हो, जहां सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े शहरों में जो रहने वाले लोग थे वो रोड पर निकल चले, और उसी चीज को कहते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बड़े मात्रा में प्रस्थान, या किसी जगह को छोड़ के बाहर चला जाना। एक शब्द कराया हूं, एक्स का मतलब ही होता है बाहर, वही है एक्सोडस को याद करो। 110 लोग क्या हो गए? एक्सोडस कर गए, यानी बड़े मात्रा में कहीं पर डिपार्चर कर गए, प्रस्थान कर गए। तो एक्सोडस का मतलब होता है एक बड़े नंबर में, अब ये नहीं 4-5 नहीं, बहुत बड़े नंबर में किसी जगह को छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है जादू टोना। दिस इज नॉट समथिंग लाइक एक्सरसाइज को बंगाली में कहा जा रहा है एक्सरसाइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसे बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं तो थोड़ा उनके टोन में ऐसी चीजें हैं, ममता को ममता कहेंगे, नहीं बोलते हैं। कोई है बंगाल से? तो खास करके होता है ना ऐसा, थोड़ा सा उनके साउंड को करने के लिए, बेसिकली सबका एक टोन है, तो वही जो है अब उनको एक्सरसाइज करने बोलोगे ना, एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज। अब ये चीज क्या होता है कि एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, यानी कोई एक्सरसाइज करना, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई जादू टोना, नेक्रोमेंसी टाइप का है, जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, उसको कहते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है जादू टोना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पीर वगैरह पर ऐसे लोग जाते हैं, बहुत ऐसे जगह है, धार्मिक जगह है, धीरेन्द्र शास्त्री, आई एक्सपेक्टेड। तो वैसे जैसे मान लो वही बागेश्वर धाम या फिर बहुत से ऐसे जगह हो गए, तो वहां पे लोग जाते होंगे, तो जाते हैं एक्सरसाइज के लिए और करवाते हैं उनको एक्सरसाइज। इधर से लौट के इधर आएगा नाचते हुए, अब वो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। तो यानी एक्सरसाइज से एक्सरसाइज का उपचार किया जाता है, यानी एक्सरसाइज करा के एक्सरसाइज को दूर कर दिया। खास करके जादू टोना के लिए आता है एक्सरसाइज, याद रहेगा, कोई टफ है नहीं। आप जब कंपैरिजन करोगे ना एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज फेमस इन बंगाल, हर जगह है, ऐसा तो है नहीं कि यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, हर जगह है। बचपन में हम लोग कहानियां सुनाते थे, यहां मत जाना वहां भूत रहता है, वो हर जगह है ये। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है जादू टोना, नेक्रोमेंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, अटोन करना। किसी भी चीजों में जब आप प्रायश्चित करते हो, जब किसी भी चीज का जैसा आप गलती हो गई तो गलती को रिपेंट करते हो, जब पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे ही कहते हैं एक्सपिएट। मान के चलो पति पत्नी है, अब पति पत्नी में झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने पर ही रिश्तों की अहमियत पता चलती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि दिखती नहीं है साथ रहने पर। तो जब दोनों लोगों के बीच में जब अलग हुए और उसके बाद एक्सपिया की याद आई, तो क्या करने लगी? एक्सपिएट करने लगी, प्रायश्चित करने लगी। यानी एक्स मतलब बाहर, एक्स का मतलब ये होता है जो बाहर चला गया, और एक्सपिएट कर रही है, यानी एक्सपिया को याद करके क्या कर रही है? एक्सपिएट कर रही है, प्रायश्चित कर रही है। अटोन काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछता है डायरेक्टली सिनोनिम, अगर आएगा तो यही आएगा, अटोन और रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड नहीं, रिपेंड। रिपेंड का मतलब ही वही होता है, प्रायश्चित करना, पछतावा करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिर्पेट। एक्सटिर्पेट का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। डिक्रीज करना, किसी भी चीज को कम करना, छोटा करना, डिक्रीज कर देना, एक्सटिर्पेट कहलाता है। एक्सटिर्पेट का मतलब होता है कम करना। देखो इसका यूज बताता हूं बना कैसे है। एक्स का मतलब हमेशा याद रखना बाहर के लिए ही होगा, यानी किसी भी चीज को कट करके आप बाहर कर देते हो, उसे एक्सटिर्पेट कहा जाता है। एक्सटिर्पेट को याद करो एक्स्ट्रा पेट से, कि एक्स्ट्रा पेट को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, एक्सटिर्पेट करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा पेट को एक्सटिर्पेट करो, कम करो, डिक्रीज करो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ, प्रेज,
प्रशंसा करना, तारीफ करना, कमेंट करना, उसे कहते हैं एक्सटॉल करना। एक्सटॉल को याद करो एक्स्ट्रा टॉल से, ये ग्रुपिंग में भी कराया हूं। यानी यहां पर है टॉल और यहां पर है एक्स, एक्स फॉर एक्स्ट्रा टॉल का टॉल। यानी कोई भी अगर एक्स्ट्रा टॉल रहता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना एक्सटॉल कहलाता है। यानी रहोगे एक्स्ट्रा टॉल तो सभी करेंगे एक्सटॉल, यानी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टैसी, ये भी कराया। स्टैसी का मतलब होता है खुशी। खुश या खुशी वाले जितने ग्रुपिंग वर्ड्स थे उन सारे शब्दों में ये शब्द आया था। यहां पर है स्टैसी का, देखो स्टैसी होता है और स्टैटिस होता है, सबका मतलब वही होता है खुश या खुशी। स्टैसी को याद करो इसकी ऐसी तैसी से, स्टैसी इसकी ऐसी तैसी। मान के चलो दो लोगों में लड़ाई हो गई, अब दो दोस्त हैं, लड़ाई बाज गई दोनों में। अब पहला वाला दूसरे वाले को बढ़िया से धो दिया और बोला इसकी ऐसी तैसी कर दिया, उसे क्या मिल गया, स्टैसी मिल गया, उसे खुशी मिल गया। तो स्टैसी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, एक्सल्ट कराया था ना, एक्सल्ट का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, ब्लीथ, इन सब का मतलब होता है खुशी। तो स्टैसी ये तो ग्रुपिंग्स में आया ही था। आओ जरा, एफिमरल जो छड़ी को टेम्पररी हो, इरोड धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे समाप्त होना, इवेनेसेंट ईवा का सेंट थोड़ी देर में गायब होना, एक्सीजेंसी सीधा सीधा बोलो, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सोडस बड़े मात्रा में प्रस्थान, एक्सॉर्साइज जादू टोना, एक्सपिएट एक्सटिरपेट, एक्स्ट्रापेट कम करना, एक्सटॉल, स्टैसी। कोई भी शब्द कोई दिक्कत किया, सारे शब्द याद है? इसमें से कोई शब्द ऐसा तो है नहीं, काफी टफ तो है नहीं, आसान लग रहा होगा। क्या चीज? 15 को, एक्सोडस को टफ है ये, बता दो इसको। एक्सोडस का मतलब होता है कि किसी चीज में बड़े मात्रा में प्रस्थान कर जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरे। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, लोग कई जगहों पे रहते थे, अब वहां से अपने गांव को लौट आए, तो एक बड़ा सा क्राउड अगर कहीं पर जा रहा है तो उसे एक्सोडस कहेंगे। पेपर में तो छपता था, पेपर में निकलता होगा, एक्सोडस दिखाया था कि रोड पर बहुत एक एक्सोडस देखने को मिला। वो एक बेसिकली ग्रुप होता है। तो ग्रुप जब किसी एक जगह को छोड़ के बाहर आता है, वही तो एक्स है, बाहर आता है, उसे एक्सोडस कहते हैं। कौन सा? मधुमक्खी, ये पर्सन के लिए है, बड़े मात्रा में प्रस्थान करना, ये खास करके पर्सन के लिए। मधुमक्खी तो हमेशा एक ग्रुप में ही रहते हैं। अब उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम कहां जा रहे हो। अगर जवाब मिल गया कि हाँ भाई एक जगह से छोड़ दूसरी जगह जा रही हूं या रहा हूं, तब लगा सकते हो, पूछने के लिए तो जाना पड़ेगा। आओ एडवर्ब स्टार्ट करना है। देखो एडवर्ब खास करके आपको एक सेंस देता है। काफी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगा देते हो तो बन जाता है ये, एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो बनेगा एडवर्ब, और अगर नाउन के अंदर एलवाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव। वाइजली बताया था ना। तो अब खास करके मैं उस दिन आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया था, जिसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा एडवर्ब है या फिर किस पॉइंट पर एडवर्ब है। लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा ना उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि वहां एक एक शब्दों से मीनिंग पूरा बदल जाएगा। जैसे देखो यहां पर 3 शब्द है, समटाइम, समटाइम और समटाइम्स। अब लोग यूज करते हैं कई जगह समटाइम की जगह समटाइम्स बोल देते हैं, और जहां समटाइम्स चाहिए वहां समटाइम बोल देते हैं। इन तीनों का मतलब समझो, साथ साथ लिखना भी। समटाइम का मतलब होता है थोड़ी देर, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, और समटाइम का मतलब होता है भूतपूर्व। नोट करो, समटाइम का मतलब हो गया थोड़ी देर, जैसे आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। अब टाइम्स नहीं, टाइम, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। हो गया? इतना तो बड़ा है ही नहीं। हो गया?
अब समझ लो इसको, अब इसका यूज आपको समझना पड़ेगा। यहां पर है कि सम टाइम का मतलब हो गया थोड़ी देर, और सम टाइम का मतलब हो गया भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब होता है एक्स, यानी जो पास्ट है। जैसे रामनाथ कोविंद हमारे क्या है, सम टाइम क्या है, प्रेसिडेंट है। तो सम टाइम प्रेसिडेंट मतलब भूतपूर्व है। कोई भी एक सर्विसमैन होता है वो हमारा सम टाइम होता है। और सम टाइम का मतलब हो गया थोड़ी देर, सम टाइम का मतलब भूतपूर्व, और सम टाइम्स का मतलब हो गया कभी कभार। जैसे मैं आपको कराया था कि वेन आई वॉज इन पटना आई वुड समटाइम्स टेक टी, यानी जब मैं पटना में था तो मैं कभी कभार चाय पीता था। तो वो क्या है, समटाइम्स है, कभी कभार। देखो सेंटेंस, क्वेश्चन कभी पूछ देगा I'll go there after some time, sometimes। समटाइम्स का मतलब हो जाएगा यहां कभी कभार, यानी I'll go there मैं वहां पर जाऊंगा, आफ्टर यानी बाद में, कितने, आफ्टर कुछ समय के बाद। तो आफ्टर सम टाइम, नॉट समटाइम्स, क्योंकि समटाइम्स का मतलब होता है किसी भी चीज में जो, ये देखो ये आपके इरेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है कि आप कभी कभार ऐसा करते हो। जैसे कभी कभार कहीं घूमने चले जाते हो। जैसे देखो वी यूजुअली प्लेड फुटबॉल, यानी हम हमेशा फुटबॉल खेलते थे एट स्कूल में, बट लेकिन, अब बताओ समटाइम वी प्लेड हॉकी कि समटाइम्स वी प्लेड हॉकी। यहां पर समटाइम्स का मतलब है कभी कभार, यानी हमेशा हम लोग क्या करते थे, हमेशा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन कभी कभार हम क्या खेलते थे, हॉकी। तो समटाइम और समटाइम्स में अंतर क्लियर हुआ। आगे बढ़े फिर, अब ऐसे ही चीजों को समझना है। अब देखो तीन शब्द है, सून, अर्ली और क्विकली। ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों के राइट यूजेस आपको पता होना चाहिए। इनका यूज कैसे करेंगे, नोट करो इसे, पेन नहीं है। सून, अर्ली और क्विकली, इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। आज से पहले पूछता था कोर्स कब कंप्लीट होगा, अब पढ़ेगा नहीं, उसके बाद बोले वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। अगर ऑनलाइन में कुछ दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स को तो बढ़िया रहेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो नहीं होता है कि किसी चीज को दोबारा पढ़ पाओ, लेकिन इनके पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार देखेगा, बार बार देखेगा। डेटा खत्म, अब तो आ रहा है 5G, जब तो अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। सून, अर्ली, क्विकली, नोट हो गया। देखो सून में, अर्ली में, क्विकली में कोई बता सकता है क्या अंतर है? हालांकि हिंदी मीनिंग लिख दिया हूं, इसका मीनिंग लिख दिया हूं, है कोई बता सकता है? देखो नहीं, ध्यान से सुनना, इसीलिए बोल रहा हूं ना कि लोग गलत एडवर्ब का यूज खास करके स्पोकन में यूज होता है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सून का मतलब होता है विदाउट डिले, यानी मीट मी एज सुन एज पॉसिबल, मेरे से मिलो जितना जल्द से जल्द हो सके। यानी ये कहना चाहता है कि बिना समय गवाए, जैसे मैंने कहा कि जल्दी से, जैसे बुलाया किसी को, जल्दी से बाहर आओ, अब उसके पास तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, दो रोटी निकाला हूं, खा के आ जाता हूं। मैंने कहा नहीं, जल्दी आओ, छोड़ के आओ उसे। यानी वहां कहना चाहता है, टाइम को टच कर रहा है कि बिना समय गंवाए काम करो। तो सून का मतलब हो गया विदाउट डिले, बिना देर किए हुए। अब मान के चलो कि किसी की ट्रेन है 10:30 पर, 10:30 पर, अब 10 बजे मान के चलो कि निकला है। कभी कभी नहीं होता है कि मन करता है कि थोड़ा सा और चाप देते हैं, ठंड का टाइम हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरी फ्लाइट थी पटना एयरपोर्ट से, अब फ्लाइट की टाइम थी 1:30 पर, सुबह निकल गया मैं वहां पे। जब उधर से रिटर्न आ रहा था तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी 10 बजे की, और थी मुंबई एयरपोर्ट पे। अब वहां से क्या हुआ कि जब मैं वापस आया, 10 बजे की फ्लाइट है और है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेटवेज पे, जहां पर 1.5 घंटा पहले बुलाया जाता है सिक्योरिटी चेक के लिए। अब मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही, थकान थी।
अब थका हुआ, बोला थोड़ी देर और करके चाप दिए थोड़ा सा। अब घर से निकलते ही 9 बज गया, फ्लाइट थी 10 बजे, बाहर रोक दिया, बोला ना नहीं जा सकते। कैसे भी करके फिर नहीं हुआ, फिर वहीं से फिर दूसरा टिकट लेके वापस आना पड़ा। तो वही चीज है कि जब आप किसी काम को करते हो और उस काम में, अब वही काम है कि जैसे 10:30 पे आपकी फ्लाइट है या फिर ट्रेन है और आपको जाना है और 10 बज गया घर पे, समय गंवाओगे? उसी चीज को कहते हैं विदाउट डिले को सून। अर्ली का मतलब होता है इन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम दो शब्द इसके साथ सीख लो। एक शब्द होता है इन टाइम और एक और शब्द होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में फर्क समझो। इन टाइम का मतलब होता है समय के अंदर और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि ट्रेन में, कि अगर कोई ट्रेन ऐसी है कि जिसे 10 बजे का टाइम है उसे पटना पहुंचने का और 9:30 पर ही पहुंच गई, हालांकि आगे बढ़ेगी नहीं यहां से। अब ये नहीं कि आधा घंटा पहले वहां पहुंच गई तो आधा घंटा पहले निकल जाए, कभी कभी होता है ऐसा। इसको कहते हैं इन टाइम। और 10 बजे का टाइम है, 10 ही बजे पहुंची, उसे कहते हैं ऑन टाइम। समझ में आया? तो इन मतलब समय के अंदर, ऑन मतलब समय पर, किसी चीज का समय पर। वही कहता है इन टाइम, यानी कोई भी काम समय से पहले हो जाना क्या है? अर्ली। यानी किसी चीज का समय से पहले हो जाना अर्ली कहलाता है। क्विकली का मतलब होता है स्पीड। जैसे मैंने कहा कि इसे नोट करो क्विकली, यानी बहुत तेजी से। अब इसमें भी देखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम टच है। अब इसे तो मैं नहीं कह रहा कि बिना समय गवाए, लेकिन इससे इसका टोन जो है इससे थोड़ा सा कम है। मैंने कहा क्विकली, तो ये आपके एक्शन को दिखा देगा कि आप कोई काम करो, जल्दी से करो, जल्दी निकलो। मान के चलो कि कोई ऐसी गतिविधि हो गई, अब कहीं पर क्या हो गया कि गतिविधि कोई हुई, पता चले कि यहां बम फटने वाला है, अब मैं बोलूं जल्दी से खाली करो, उसी चीज को कहते हैं क्विकली। यानी जो भी, देखो ये आपके एक्शन को दिखाएगा, यानी जो आप एक्शन कर रहे हो उसमें स्पीड लाओ बहुत तेजी से। अब इसमें भी है कि समय नहीं गवाओगे, वही कहलाता है क्विकली। क्विकली का मतलब क्या है? इन स्पीड। तीनों समझ में आया? सून का, अर्ली का, क्विकली का यूज तीनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब देखो दो शब्द है, स्लोली है और लोली है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे और लोली का मतलब होता है धीमे धीमे। समझ में आ गया? सेम जैसा कहां है? अरे धीरे धीरे और धीमे धीमे, नोट करो, बताता हूं। देखने में लगेगा एक जैसा, लेकिन दोनों का मतलब कुछ अलग होगा। स्लो से बना है स्लोली और लो से बना है लोली। स्लोली मतलब धीरे धीरे से, स्लोली। अब नोट कर रहे हो, अब कई इसमें ऐसे ढक्कन होंगे या ढकनियां होंगी जो स्लोली स्लोली नोट कर रही है, वो क्या है? अब मैं स्लोली, अब मैं किसी को खड़ा किया और वो क्या बोले जा रहा है, वो जो साउंड निकल रहा है धीमे धीमे निकल रहा है, उसे लोली कहते हैं। जैसे ये माइक है, अब माइक जितना दूर लेके जाऊंगा साउंड कम आएगा, ये क्या हो गया? लोली। किसी का साउंड, मान के चलो कोई फोन पे बात कर रहे हो, नहीं बोलता है कि तुम्हारी आवाज बड़ी धीमे धीमे आ रही, तो लोली लोली आ रहा है। समझ में आया? तो स्लोली मतलब धीरे धीरे, लोली मतलब धीमे धीमे। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। वेरी मच और वेरी मच काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहले नोट करो, वेरी लिखो, मच लिखो और वेरी मच लिखो। बस एक छोटा सा क्लू दूंगा, सारे क्वेश्चन बनने शुरू। हाँ, एक लिख रहा है योर वॉइस इज लोली। लोली कैसे होगा? हाँ, कमिंग लोली हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब होना चाहिए ना। देखो वेरी मच और वेरी मच, वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और वेरी मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। यही लिखवाना चाहता था। मैंने कहा कि अगर वेरी लगा हो तो उसके बाद ध्यान देना कि पॉजिटिव है कि नहीं, मच लगा हो तो ध्यान देना कंपैरेटिव है कि नहीं, और वेरी मच लगा हो तो कंपैरेटिव है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ देता है इससे। नोट हो गया? एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी समझ में कैसे आएगा? अभी तो एक बार में याद करा दिया। अब जैसे इस चीज को प्रूफ करूंगा या वो सारी चीजें बताऊंगा जो आप आसपास में देखते हो, तुरंत दिमाग में छप जाएगा। देखो
जैसे आपको कहना है वेरी, अब मैंने कहा कि वाइज होगा कि वाइजर होगा, टॉल होगा या टॉलर होगा? टॉलर होगा। वेरी टॉल, वेरी बिग, वेरी स्मॉल कहते हैं ना, वेरी स्मॉल है, वेरी टॉल है, वेरी वॉइस है। किसी भी चीज में वेरी गुड नहीं लो ना, वेरी गुड बोलते हैं। अब वेरी बेटर थोड़े बोलते हैं। देखो गुड का पॉजिटिव होता है गुड, कंपैरेटिव होता है बेटर, तो क्या वेरी बेटर बोलते हैं? वेरी गुड बोलते हैं। जैसे स्कूल में आते थे कि वेरी गुड, तुमको क्या मिला है? तो मुझे गुड, तुमको वेरी गुड मिला है, नहीं था। तो वेरी के बाद गुड, गुड का मतलब है पॉजिटिव। लेकिन अगर मच लगा दूं तो मच का मतलब हो जाएगा फिर कंपैरेटिव बनाएगा। अब बताओ मच गुड कि मच बेटर बोलते हैं ना, तो मच बेटर, मच टॉलर, मच बिगर, यानी हमेशा इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब बताओ वेरी ब्यूटीफुल बोलते हो कि मच ब्यूटीफुल बोलते हो? मच ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मच के साथ इस्तेमाल करना है तो कैसे लगाओगे? मच मोर ब्यूटीफुल। मोर बनाता है कंपैरेटिव, अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर होता है, मोर ब्यूटीफुल होता है, तो मच के बाद मच मोर ब्यूटीफुल होगा। वेरी मच के साथ भी वही होगा, वेरी मच वाइजर, वेरी मच टॉलर, वेरी मच बिगर। इनके साथ वेरी मच के साथ लगेगा क्या? कंपैरेटिव, और वेरी के साथ पॉजिटिव। बस याद रखना वेरी के साथ बस आता है पॉजिटिव और बाकी सबके साथ क्या आता है? कंपैरेटिव। समझ में आ गया? अब इससे क्वेश्चन आएगा तुरंत देख लोगे। आगे बढ़ो। अब देखो, अब दोनों में फर्क है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर दोनों का मतलब अलग अलग है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, और ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ, सभी लोग एक साथ। और ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी जो चीज पूरी तरह से हो जाए उसे कहते हैं ऑल टुगेदर। और इसमें है ऑल टुगेदर। ध्यान देना दोनों में बस एक एल का फर्क है, एक साथ लग जाएगा। हो गया? अब देखो, जैसे आपको कहना है कि मैं पूरी तरीके से थक गया हूं, अनकंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं, ऑल टुगेदर। आई एम टायर्ड ऑल टुगेदर, यानी ऑल टुगेदर ऐसे। देखो बस फर्क है, अब ये बोलने पर समझ में नहीं आएगा, लिखने पर समझ में आएगा। यानी इसमें एक लगा है और इसमें दो लगा है। अब इसको याद कर सकते हो, देखो दोनों को याद करा देता हूं। इसमें यही फर्क है ना दो का, तो इसको याद करने का तरीका है कि देखो एक साथ का मतलब ऐसे कि पूरा परिवार, जैसे पूरा परिवार अगर एक साथ जा रहा है, घर में बहुत सारे लोग हैं, अगर एक साथ जा रहे हैं, देखो वी वेंट ऑल टुगेदर टू द पार्टी, यानी हम सभी लोग एक साथ गए थे। वी टुक एन ऑल टुगेदर न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम, यानी दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। यह कह रहा है कि हम गए, ऑल टुगेदर का मतलब हो गया साथ साथ, सभी लोग एक साथ गए, ऑल टुगेदर यानी सभी लोग एक साथ, टू द पार्टी, पार्टी को। और यहां लिख रहा है कि वी टुक एन, एक ऑल टुगेदर न्यू अप्रोच, यानी एक साथ नया अप्रोच, यानी हम लोगों ने लिया एक साथ नया अप्रोच टू द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम थी, उसके साथ एक नया अप्रोच लिया। तो दोनों का बस अंतर कैसे पता चलेगा? तो लिखने पे, इसी से क्वेश्चन पूछता है, बोलने में पता नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है। जहां लगना चाहिए ऑल टुगेदर वहां लगाएगा ये वाला, और जहां लगना चाहिए ये वाला लगाता है ये वाला। समझ में आया? याद करने का तरीका क्या है कि एक साथ का मतलब है परिवार, यानी परिवार का मतलब है एक से ज्यादा ही हो जाएंगे। अब एक से ज्यादा जाएंगे तो फिर एक से ज्यादा वाला किसके लिए? एक साथ के लिए, यानी कि सभी लोग एक साथ के लिए। और ऑल टुगेदर सिंगल, एक ये याद हुआ तो ये अपने आप याद हो जाएगा। मैंने कहा ऑल, अब इसमें कितने हैं? दो लोग हैं। अब दो लोग का मतलब है कि एक साथ चले गए, और वहां सिंगल है यानी पूरी तरीके से। ये याद हुआ तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में अंतर क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, लेट और लेटली। लेट में और लेटली में क्या फर्क है?
तो लेट का मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी, और लेट मतलब होता है देर से। जैसे द ट्रेन इज रनिंग लेट बोलता है ना, द फ्लाइट इज रनिंग लेट। लेट मतलब देर से, और लेटली का मतलब क्या हो गया, अभी अभी। देख लो, लग रहा है एल वाई, लड़का सोचेगा कि एडवर्ब जैसा कुछ बना रहा है लेट का, इसका मतलब कुछ और हो गया, अभी अभी। यानी किसी भी चीज का अभी अभी होना, अभी अभी कोई भी काम होना। देखो इससे समझ में आएगा, द फ्लाइट इज रनिंग लेट, इसका मतलब क्या है, देर से चल रही है, देर से चल रही है वो। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क लेटली, इसका मतलब क्या हो गया, हमने अपना काम पूरा किया है अभी अभी। वी हैव फिनिश्ड एडवर्ब लेटली, यानी हमने एडवर्ब फिनिश किया है अभी अभी। एडवर्ब समाप्त। किसी को कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लो, एडवर्ब से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता कहां है, जितना पढ़ा जितना बताया इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अब बाल का खाल निकाल के पढ़ा रहा हूं, बोलने के टर्म में क्या यूज करते हैं, एडवर्ब से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। हाँ, जो पहले पढ़ाया हूं इसके पहले, वहां पर चुनने के लिए दिया था एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना कि कौन सा कैसे इस्तेमाल करते। इसके बाद सुनो, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम ईडियम्स में। जैसे मैंने कहा आउट एंड आउट, पूरी तरीके से, यानी आउट एंड आउट पूरी तरीके से। ओवर एंड ओवर, बार बार, लगातार, किसी भी चीज का। तो ऐसे कुछ एडवर्ब्स के जो यूजेस हैं, जो कि इनका इस्तेमाल करा जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। यानी कि जैसे वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है जो संपन्न हो, किसी भी चीज में परिपक्व हो। जैसे वेल नोन है, जो जिसके पास प्रसिद्धि है, सब कुछ है, उसे ही क्या कहते हैं, वेल ऑफ। तो वेल ऑफ का मतलब जो संपन्न है। तो एडवर्ब का जो सीट होगा, उस सीट के आखिरी में मैं वो ईडियम्स एंड फ्रेज डलवा देता हूं, उसको एक बार याद कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल आप देखोगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, लेकिन बना होता है इसी से, जिसे एडवर्बियल ईडियम्स कहा जाता है, एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। किसी को कोई दिक्कत? आओ जरा प्रैक्टिस पे बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे हो कि नहीं खुद से? मुझे उम्मीद है नहीं कर रहे होगे। कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? वो तो कहां सिलेक्शन होगा? पढ़ोगे नहीं, बोला कितना खुश हो गए, बोला नहीं सर सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा, स्वर्ग पाना है तो मर जाए, मरना ही है। मान के चलो स्वर्ग, नौकरी मिलना स्वर्ग है, तो स्वर्ग पाना है तुमको, तो मरूंगा मैं, तुमको मरना पड़े। मरने का मतलब है तपस्या करना पड़ेगा। देखो, अ वेव रोटेटिंग इन 2 डायमेंशंस, वेव पढ़े हो ना, फिजिक्स का टॉपिक है। यानी वेव जो है वो क्या रोटेट करता है 2 डायमेंशंस में, इज कॉल्ड अ स्पाइरल वेव, यानी 2 डायमेंशन में ट्रेवल करता है। ए को कहा जाता है स्पाइरल वेव, बिकॉज ऑफ इट्स शेप्स, क्यों, यानी बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये इसको स्पाइरल शेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप ही बनता है स्पाइरल जैसा, इसीलिए इसको स्पाइरल शेप कहा जाता है। देयर इज अ मैथमेटिकल थियरी, यानी यहां पर एक मैथमेटिकल थियरी है फॉर वेव्स, वेव्स के लिए, इन नेगेटिव विस्कोसिटी मीडिया। यानी कह रहा है कि देयर इज अ मैथमेटिकल थियरी फॉर वेव्स, वेव्स के लिए मैथमेटिकल थियरी है इन नेगेटिव विस्कोसिटी मीडिया। यहां मीडिया मतलब पता है क्या है? मीडियम का प्लूरल, 150 नंबर की मीडिया नहीं, जो मीडियम होता है ना, माध्यम, तो मीडिया प्लूरल है किसका? मीडियम का। डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, स्टेडियम का स्टेडिया, तो वैसे ये मीडियम का मीडिया। दिस थियरी प्रिडिक्ट्स
स्पाइरलिंग वेव्स, यानी यही जो थियरी है वो क्या करता है, इसे प्रिडिक्ट करता है, बताता है कि यह क्या है, स्पाइरल वेव्स है। स्पाइरल वेव्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी स्पाइरल वेव को प्रदर्शित करा जाता है या इसे दिखाया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली इन अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी इसको प्रदर्शित करा जा सकता है बायोलॉजिकल तरीके से या बिना बायोलॉजिकल तरीके से। अब यहां है हार्ट, ब्रेन, रेटिना, वायरस, वेरियस सोशल एमोबा एंड ऑटोकैटालिटिक सिस्टम रिएक्शन। द हार्ट मसल्स इज actually three-dimensional. The waves in 3D are said to be scroll wave. That means that there are two types of waves. First one is spiral and second is scroll wave. समझ में आया? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगेगा। What are scroll waves? Scroll waves क्या है? The waves that creep, wave generating in heart, waves generating in hair muscles, 3-dimensional wave बताया है, लास्ट में ही दे दिया है। नेक्स्ट, इन व्हाट बेसिक रिस्पेक्ट स्क्रॉल एंड स्पाइरल वेव्स डिफर, यानी ऐसे कौन से चीजें हैं जिनके हिसाब पर हम स्पाइरल को और स्क्रॉल वेव को अंतर करते हैं। देखते हैं क्या कहा है कि द अर्लियर इज 3-dimensional। अर्लियर का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ स्क्रॉल। ध्यान देना, इसी में खेल खेल लेता है। अब लड़का पढ़ लिया कि पहला वाला तो था स्पाइरल, अब स्पाइरल के साथ 2D ढूंढेगा, लेकिन क्वेश्चन देखो तो इन व्हाट बेसिक रिस्पेक्ट स्क्रॉल एंड स्पाइरल वेव्स डिफर्स। आपने देखा कि पैसेज में सबसे पहले इसके बारे में बताया है और क्वेश्चन में सबसे पहले यानी बाद में इसको रख दिया है। अब ये जो था ये 2D था और ये वाला 3D था ना। ये क्वेश्चन देखो, द अर्लियर इज 3 डायमेंशन यानी डायमेंशनल है, वाइल द लेटर इज 2 डायमेंशनल। द अर्लियर इज 2 डायमेंशनल while the latter is 3 डायमेंशनल। the earlier is 1 डायमेंशनल। काटो, बोथ आर 3 डायमेंशनल। अब बताओ कुछ लड़के गलती करेंगे कि नहीं इसमें, और जल्दी में तो समझेगा कि 2D और 3D था, पैसेज पढ़ा जल्दी से 2D था 3D था। मैं भी कहता हूं 2D 3D है, लेकिन चेंज कर दिया, यहां पर उसे चेंज कर दिया तो पहले वाला जो 3D है उसके बाद 2D है, ऑप्शन ए। तो ऐसी छोटी छोटी गलती से बचना है आपको। आपको जितना छोटा पैसेज दिखेगा वो उतना खतरनाक होता है। देखन में लागन छोट, घाव करे गंभीर, ऐसा हाल है इसका। नेक्स्ट देखो, ऑटोकैटालिटिक केमिकल रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ किसका, बायोलॉजिकल सिस्टम, नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम, 3 डायमेंशनल वेव, पॉजिटिव विस्कोसिटी मीडिया। पैसेज पे आऊं, आप बताओ यहां पर है क्या पूछा था, ऑटोकैटालिटिक केमिकल रिएक्शंस है इसमें, है तो आप बताओ जरा, सोच समझ के आंसर देना। खेल खेला है इसमें। अब देख लो, पढ़ लिए, ऑप्शन देखो, ऑटोकैटालिटिक केमिकल रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ। ए में कितने हाथ उठाओ, बी में कितने हैं, और सी में, और डी में हो। अब बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा, कोई तूफान नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा दिया है। देखो थोड़ा सा ना आपको मैं पैसेज को एलोबरेट करता हूं। देखो लिखा है क्या, स्पाइरल वेव हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि जो स्पाइरल वेव है इनको दिखा सकते हो कैसे, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी इनको बायोलॉजिकल तरीके से या नॉन बायोलॉजिकल तरीके से।
हार्ट, ब्रेन, रेटिना, वेरियस सोशल अमीबा। अब देखो यहां से जो चीजें लगाया है हार्ट से लेके और यहां अमीबा तक, ये सब बायोलॉजिकल है। और यहां से जो जोड़ा है ऑटो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन, द हार्ट मसल इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल, द वेव्स। और एक चीज यहां पर देखो लिखा है ना कि स्पाइरल वेव हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली इन वैरायटी ऑफ, पहला है बायोलॉजिकल और दूसरा है नॉन बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल में आ गया ये सब, जैसे हार्ट हो गया तुम्हारा, ब्रेन हो गया। हमारे हार्ट में भी तो आता है स्पाइरल वेव, वेव होता है ना, वेव टोटली आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा कि डिस्टरबेंस होता है। जैसे पानी में हम कंकड़ फेंकते हैं तो वहां से जो जनरेट होता है उसे वेव कहते हैं, वो हमारे हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो वही चीज कह रहा है कि इसको दिखा सकते हो, या तो पहला तरीका है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल का मतलब है ये सब, दूसरा तरीका है नॉन बायोलॉजिकल जिसका मतलब है ऑटो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा? किसी जो जिसको नहीं समझ में होगा हाथ उठाओ। सबको आ गया समझ में? इतना तेज तुम लोग हो नहीं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन पता है घुमाया है बहुत ज्यादा, इसीलिए बोला ना छोटा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा पूछा है। यहां पर छोटे शब्दों में ही एक्सप्रेस कर दिया है। कह रहा है कि पहला एक है बायोलॉजिकल और दूसरा क्या है, नॉन बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल का मतलब है ये सब, ये सब। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब है ये ऑटो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के हम उस चीज को वेव दिखा सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछा यहां से कि ऑटो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम, और यहीं पर पूछ देता कि हार्ट, ब्रेन जो सोशल अमीबा है इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। तो इसीलिए इसको जब तक तुम प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, इस क्वेश्चन के आंसर देना उतना ही तुम्हारे लिए टफ होता चला जाएगा, टफ से टफ होता चला जाएगा। स्पाइरल वेव्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन, ए में कितने हाथ उठाओ और बी में कितने हैं, है कोई? अब लिखा है स्पाइरल वेव को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, पहला है बायोलॉजिकल तरीके से और नॉन बायोलॉजिकल तरीके से। ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए क्या है, बोथ। ध्यान देना, इस ऐसे क्वेश्चन देता है। एक बात बताओ, हमने बड़ा सा बड़ा पैसेज करा, बहुत बड़े से बड़े पैसेज को किया, लेकिन सबसे छोटा था ना ये, और इसका आंसर उतने ही, मतलब जब तक बढ़िया से नहीं पढ़े कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन से। तो इस चीज को अगर बेहतर करना है तो प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इसके जैसे क्वेश्चन और करोगे या फिर और ज्यादा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द स्पाइरल वेव हैव बीन मैथमेटिकल थियरी, क्या है, स्क्रॉल थियरी, केमिकल एक्शन, क्या है, नेगेटिव विस्कोसिटी मीडिया। देखो जरा दिया है कि नहीं, है नहीं? यानी देयर इज अ मैथमेटिकल थियरी फॉर वेव्स इन नेगेटिव विस्कोसिटी मीडिया, और द वेव रोटेटिंग इन 2 डायमेंशनल इज कॉल्ड अ स्पाइरल वेव। यानी इसी स्पाइरल वेव के बारे में ये सब बताया जा रहा है कि क्या है ये, नेगेटिव विस्कोसिटी मीडिया है। ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अब हमारा बच गया क्लोज टेस्ट और क्या बचा है, क्वेश्चन टैग। यही तो टॉपिक है ना। उसके बाद अपने वोकैबुलरी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे बढ़िया से। तो मिले कल एक नई तरीके से। चलो एडवर्ब के टॉपिक को एक बार देख लें।